सुप्रभात विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग बढ़ते क्रम में कक्षा 11th यानी 11वीं को उत्तीर्ण करते हुए 12वीं में प्रवेश कर चुके हैं। आप सभी का कक्षा 12वीं में विषय हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज बच्चों सबसे पहले आपको ये जानकारी देना है कि जो पिछले सत्र में हमारी पुस्तक थी वो पुस्तक परिवर्तित होकर एक नई पुस्तक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई है। यानी दो नई पुस्तकें अब हमें पढ़ना है, समझना है परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। प्रथम तो हमारी पुस्तक होगी आरोह। मैंने यहाँ लिखा भी है, दो पुस्तकें आई हैं और ये दोनों ही पुस्तकें जो है वो नया पाठ्यक्रम हमारे इसमें जुड़ गया है। जो पुराना पाठ्यक्रम था वो परिवर्तित हो गया है। आपको सबसे पहले यही समझना है कि पुस्तकें हमें दोनों नई हैं। इन दोनों पुस्तकों को अब हमें पढ़ना है परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। ठीक है, पहली होगी हमारी आरोह। ठीक है बच्चों, कौन सी पुस्तक होगी आप इसको पास से देख लीजिए। आरोह पुस्तक होगी। दूसरी हमारी पुस्तक होगी वितान। कौन सी पुस्तक होगी बच्चों? वितान। इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से हमें हिंदी विषय कक्षा 12वीं की तैयारी को करना है। और एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि 12वीं का जो विषय है वो थोड़ा गहनता से समझाते हुए रखा गया है, तो उसको हमें थोड़ा सा एकदम क्योंकि बोर्ड की क्लासेस होती है, बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ना होता है, समझना होता है। इसलिए आप लोग नियमित रूप से ऑनलाइन जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ेंगे, जो समझाया जा रहा है उसको समझेंगे। उसके बाद आपको फेयर कॉपी बनाना है, एक बड़ी सी फेयर कॉपी बनाना है ना। उस फेयर कॉपी के अंदर डेली आपको जो जो विषय समझाया जा रहा है, जो जो विषय लिखवाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर लिखवाए जा रहे हैं, व्याकरण ग्रामर में जो है आपको लिखवाया जा रहा है, तो व्याकरण में भी जितना भी जो भी आपको संधि समास प्रत्यय धातु जो भी लिखवाया जाए उसको भी आपको व्याकरण के भाग में लिखना है। और प्रश्नोत्तर जो लिखवाए जाएंगे वो प्रश्नोत्तर के उसमें चैप्टर बाय चैप्टर, फर्स्ट सेकंड है ना, गद्य खंड पद्य खंड सबको अलग अलग डिवाइड करके व्यवस्थित लिखना है। जहाँ पर जो है हिंदी साहित्य का विकास लिखवाया जाएगा तो वो व्याकरण के उसमें भाग में पूरा आ जाएगा। निबंध हो गया है ना, उपन्यास जो भी आएंगे वो सब आपको व्याकरण के भाग में लिखना है। तो ये सब तो पहले मैंने आपको सामान्य जानकारी बता दी कि हमको क्या पढ़ना है, किन पुस्तकों में से पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। 12th बोर्ड इसकी तैयारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये कक्षा 12वीं है, तो यहाँ पर हिंदी विषय में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे। तो आज इन दोनों पुस्तकों से सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। परिचय के रूप में आरोह जो है इसके अंदर दोनों ही भाग दिए गए हैं, गद्य खंड और पद्य खंड। मैं आपको बता देता हूँ इसको थोड़ा, ताकि आपको पुस्तकें खरीदना होगी तो आप लोग पुस्तकें देख लेंगे तो आप आसानी से सरल तरीके से पुस्तक को पहचान लेंगे और उसको खरीद पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें काव्य खंड और गद्य खंड दोनों ही खंडों को अलग अलग विभाजित करके रखा है। काव्य खंड के अंदर आपके जो है सबसे पहले कवि हरिवंश राय बच्चन जी को रखा गया है। उनकी रचनाएं आत्म परिचय और एक गीत रखी गई है। उसके बाद नंबर 2 में है आलोक ध्वना। ये पतंग नाम की एक काव्य रचना है। उसके बाद कुंवर नारायण को रखा गया है। कुंवर नारायण ने कविता के बहाने क्या लिखा है? कविता के बहाने और बात सीधी पर, बात सीधी थी पर, ये नाम का इसमें जो है वो काव्य रखा गया है। उसके बाद रघुवीर सहाय का कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, उस कविता को रखा गया है। ये काव्य खंड पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें कविताएं ही कविताएं हमको देखने को मिलेगी। पद्य भी मिल सकते हैं देखने को, है ना, दोहे ये भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध साहस स्वीकार है, ये रखा है। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह का उषा नामक जो कविता है वो रखी है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बादल राग
उसके बाद तुलसीदास जी की, ये देखो मैंने कहा था ना आपको कि दोहे और ये भी इसमें रखे हुए रहेंगे। तो उसके बाद जो है वो तुलसीदास कृत जो है कवितावल्ली का उत्तरकांड से प्रारंभ करके इसमें रखा गया है। उसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम मिलाप ये भी इसमें रखा गया है। उसके बाद फिराक गोरखपुरी में रुबैया और गजल ये दोनों उनकी रचनाएं यहाँ रखी गई है। उसके बाद उमाशंकर जोशी जी का छोटा मेरा खेत ये कविता और बगुलों के पंख ये यहाँ पर रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी हम परिचय कर रहे हैं पुस्तक से कि इसमें कौन कौन सी जो है वो चैप्टर या पाठ या काव्य रखे गए हैं जिनको हमें पढ़ना है, समझना है और जानना है। ठीक है बच्चों, इन सबको हमें पढ़ना है। ये काव्य खंड का भाग था। उसके बाद आपका आता है गद्य खंड का भाग। तो गद्य खंड के भाग में इसमें कुल 18 चैप्टर आपको पढ़ना है। कितने चैप्टर पढ़ना है? 18। तो 10 चैप्टर तो आपके काव्य के हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपके 11 से लगाकर 18 तक जो है वो गद्य खंड के हैं, यानी कथा हो गई, आख्यायिका, उपन्यास है ना, कुछ भी उसमें आ सकता है। जैसे निबंध भी हो गया, कहानी हो गई, ये सब उसमें आएगा। किसमें? गद्य खंड। तो महादेवी वर्मा का भक्तिन करके जो उन्होंने एक काव्य गद्य खंड लिखा है वो इसमें आ रहा है। उसके बाद जयेंद्र कुमार ने बाजार दर्शन लिखा है, ये निबंध है या क्या है, इसको हम जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी केवल हम लोग पाठ्यक्रम को समझ रहे हैं कि क्या क्या हमको पढ़ना है और किन पुस्तकों से पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो पिछले सत्र का जो पुस्तक पाठ्यक्रम था वो पुस्तक परिवर्तित होकर एक नए रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। तो उस नई पुस्तक से हमको पढ़ना है, इसलिए इस पाठ्यक्रम को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप लोग गलत पुस्तक को जो है क्रय ना कर लें, गलत पुस्तक को खरीद ना लें। यदि आप गलत पुस्तक खरीद लेंगे तो फिर आपको समस्या होगी। इसलिए हमको पहले पुस्तकों से हमें परिचय हो जाना चाहिए कि यही पुस्तक है जो हमें पढ़ना है और इसी से हमको समझना है। ठीक है। उसके बाद धर्मवीर भारती ने लिखा है काले मेघा पानी दे। क्या लिखा है? काले मेघा पानी दे। ये भी हमको जो है वो पढ़ना है। फिर फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा है पहलवान की ढोलक। ठीक है। उसके बाद विष्णु खरे ने लिखा है चार्ली चैपलिन यानी हम सब। ठीक है। उसके बाद रजिया ससाद हजीर ये नमक लिखते हैं, नमक नामक कहानी होगी। ठीक है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है शिरीष के फूल। ये भी हमारे इसमें चैप्टर आया हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए निबंध भी यहाँ पर हमको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उसके बाद मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये हमको किसमें से पढ़ना मिलेंगे? आरोह में से। किसमें से पढ़ना मिलेंगे बच्चों? ये आरोह के सिलेबस को हमने समझा। इसके बाद दूसरी पुस्तक हमारे सामने जो है वो है वितान। कौन सी पुस्तक है बच्चों? वितान। ये भी आपको खरीदना है, वितान। अब इसमें क्या क्या है? तो वितान में हमको सबसे पहले जो है वो पुस्तक के बारे में पूरा समझा रखा है कि पुस्तक किस लिए उपयोगी है, कितना क्या इसमें बच्चे सीखेंगे, भाषा को लेकर, व्याकरण की दृष्टिगत सब प्रकार की इसमें वो जो देश काल इन सब विषयों के बारे में कितना वो जानेंगे और किस महत्वपूर्ण उद्देश्य से इस पुस्तक को रखा गया है, ये सारी चीज़ें इसमें दी है। उसके बाद अलग अलग चैप्टर जो इसमें रखे गए हैं उन चैप्टर के नाम भी यहाँ पर वो लिखते हैं। मनोहर श्याम जोशी जी ने सिल्वर वेल्डिंग पहला चैप्टर लिखा है, सिल्वर वेल्डिंग, उसको बताया है। उसके बाद जो है वो जूझ या मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव जी ने लिखा है। ठीक है। ये वितान पुस्तक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद अतीत में दबे पांव। ठीक है। अतीत में दबे पांव इसमें चैप्टर आएगा। फिर डायरी के पन्ने, उसके उपरांत इसके अंदर आएगा, ये सारा ही बड़ा विस्तार से इसमें दे रखा है। और इन सबको हमको पढ़ते हुए जो है वो कक्षा 12वीं के हिंदी विषय की तैयारी को हमको करना है।
ठीक है बच्चों, तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। आपको 2 पुस्तकें परचेस करना है, प्रथम तो आरोह और द्वितीय वितान। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग प्रारंभिक कक्षा में आरोह की जो है एक काव्य रचना को पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। कौन लिख रहे हैं? तो हरिवंश राय बच्चन। कौन लिख रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आत्म परिचय। आप सभी विद्यार्थी भी पुस्तकें शीघ्रता से खरीद लें ताकि हमको पुस्तक से पढ़ने में आसानी हो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आप लोग अपनी अपनी फेयर कॉपी भी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पढ़ाने के उपरांत, समझाने के उपरांत मैं तत्काल आपको प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगा, तो वो आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, और वो सभी को लिखना ही है, क्योंकि नियमित दिनों के अंतराल में, जैसे 10 दिन 15 दिन के बाद हम आप लोगों से कहेंगे कि आप अपनी फेयर कॉपी स्कूल में आके जमा करिए, फिर वो चेक होगी, या हो सकता है आगे कक्षाओं में वापस से ऑफलाइन यदि हो जाता है तो फिर कक्षा में वही कॉपी आपकी निरंतर पूरे वर्ष भर चलेगी, और उसी में से हमको पढ़ना रहेगा, समझना रहेगा, जानना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जो है इसमें बिल्कुल भी जो है लापरवाही ना बरतें, तत्काल पुस्तकें लें, और पुस्तकें लेने के उपरांत अपनी अपनी जो है विषय की फेयर कॉपी भी बनाएं। चलिए, तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी का हम पढ़ रहे हैं आत्म परिचय। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? आत्म परिचय। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी कौन थे। इन्होंने क्या ऐसी उपाधियां या क्या ऐसा अच्छा कार्य किया है हिंदी साहित्य जगत में कि इनको हमें पढ़ना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है। तो इनके बारे में जानते हैं। जन्म इनका सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? सन 1907 में इलाहाबाद में। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनकी एक प्रसिद्ध रचना है मधुशाला। कौन सी है बच्चों? मधुशाला। ये इन्होंने 1935 में लिखी थी। फिर मधुबाला नाम की भी एक इन्होंने रचना लिखी, वो इन्होंने 1938 में लिखी थी, 1938 में। ठीक है, उसके बाद मधुकलश, ये इन्होंने लिखा 1938 में, ये भी 1938 में लिखा। निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलयन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये काव्य संग्रह है। क्या बोलूं क्या याद करूं, निमाण का निर्माण, फिर सवेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, और ये आत्मकथा के 4 खंड हैं। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद है। प्रवासी की डायरी, ये एक डायरी भी इन्होंने लिखी। इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनके नाम की एक ग्रंथावली भी प्रकाशित हुई है। ठीक है बच्चों, अलग अलग कवियों की जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं को सभी को एक जगह संग्रहित करके रख दिया जाता है, और उस कवि के नाम से उसको जो है वो प्रख्यात कर दिया जाता है, उस पुस्तक का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि बच्चन ग्रंथावली इन्होंने दिया है। इनमें हरिवंश राय बच्चन जी की सारी रचनाएं एक ही पुस्तक में उपलब्ध है। ठीक है, इनका निधन हुआ सन 2003 में मुंबई के अंदर। ठीक है बच्चों, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, ऐसा ये कहते हुए लिखते हैं, ये बताते हैं कि 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के ऐतिहासिक कार्यक्रमों में, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल्प मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया था। इन्होंने छाया और लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशिक्त गेय शैली में अपनी बात को लिखा है। अत्यंत सरल तरीके से कहते हैं, और इनकी रचनाएं इतनी सरल है कि साधारण व्यक्ति जो अत्यंत विशिष्ट हिंदी को नहीं जानता है, वो भी इनकी रचनाओं को पढ़ के उनका अर्थ समझ सकता है। ठीक है, सीधी सादी जीवंत भाषा में इन्होंने अपनी पंक्तियां, अपनी रचनाएं लिखी। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति
कि ईमानदारी अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी अभिव्यक्ति जो है वो अत्यंत ईमानदारी के साथ सहज सहानुभूति के रूप में जो है इनके यहाँ प्रकट हुई। मतलब इन्होंने इसी सहज तरीके से जो है वो रचनाएं लिखना प्रारंभ की। ठीक है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की आरंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। ठीक है बच्चों, जीवन एक तरह का मधु कलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वह प्याला जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घुट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन भी कहते हैं। ये बच्चन जी का हालावादी दर्शन था, इस प्रकार की वो बातें करते थे। ठीक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधित कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, बच्चन जी का जो कवि रूप है वो सबसे विख्यात है। पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाठ्य पुस्तक में ही जो इनकी रचनाएं रखी गई है वही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी रचनाएं लोक में भी बहुत प्रसिद्ध हैं और इनकी ग्रंथावली किस नाम से थी? बच्चन ग्रंथावली। वो बहुत बिकती है और बहुत लोग इनके साहित्य को, इनकी कविताओं को पढ़ते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्मपरिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया है। ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये क्या है? ये निशा निमंत्रण का एक गीत दिया हुआ है। ठीक है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। व्यक्ति को स्वयं को जानना जो है वो दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा सा होता है। जंग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। दुनिया चाहे कितने भी कष्ट दे उसे, परंतु वो व्यक्ति सोच ले कि नहीं, मैं तो दुनिया से दूर रह लूँगा, इन कष्टों को नहीं झेलना है मुझे, तो ऐसा भी नहीं है। कष्टों को झेलना पड़ता है और दुनिया के साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। उनके बीच में रहना ही उसका उस वातावरण में रहना, उस परिवेश में रहना, ऐसा पहनावा, वेशभूषा, सब ये सब करना ही जो है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विविधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करना चाहता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बता देता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रतिकलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य, साजते साजते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई। ऐसा यहाँ पर कवि बतलाना चाह रहे हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? वो कह रहे हैं कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। और भी वो कहते हैं, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावाद और गीत काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनिया ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रतिकलह का यही वितान और विरोधाभास है। दूर टिमटिमाते तारे का अबूझ रहस्यात्मकता और लहालोन रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में
प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की गई है। बहुत ही सरल सर्वानुभूति बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की तो अलग ही विशेषता है। यह गीत उनका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने से अभिक्षिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजर जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजर जाने का जज्बा लिए हमारे सामने उपस्थित होता है। तो आगे बात समझ में, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, तो कुछ विरोधाभास भी किया है उन्होंने जगत से, है ना, संसार से, और फिर बता रहे हैं कि इन सब में किस प्रकार से हमको रहना चाहिए, किस प्रकार से हमको जो है लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए, और कुछ कर गुजरने का हमें एक लक्ष्य बना लेना चाहिए, वो लक्ष्य सिद्ध और साधना चाहिए। ये सब जो है हरिवंश राय बच्चन जी हमको यहाँ समझा रहे हैं। तो चलिए अब हम अगली कक्षा में इनकी जो ये काव्य रचना है आत्मपरिचय, इसको हम समझेंगे। तो आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना बच्चों, एक बार पुनः इसका रिवीजन कर लो। तो सबसे पहले हमने जाना कि हमारी पुस्तकें कौन सी होगी हिंदी विषय की, तो वितान और आरोह, ये 2 पुस्तकें होगी पढ़ने के लिए, ये दोनों आपको खरीद लेना है, कॉपियाँ भी खरीद लो। और आज मैंने इसका परिचय भी करवा दिया। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी का हमने जीवन परिचय भी जान लिया है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का हमने जीवन परिचय जान लिया। उसके बाद उनकी जो काव्य रचना है आत्मपरिचय, इसको हम कल की कक्षा में जानेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने जो है कक्षा को सुना और समझा, और इसको अब जो है थोड़ा सावधानी से कॉपियाँ भी बनाना प्रारंभ कर दीजिएगा। हम अगली कक्षा में जो है कविता को समझ के इसके संदर्भ प्रसंग अर्थ व्याख्या को करते हुए जो है प्रश्नोत्तरों को करेंगे, तो वो भी आपको समय पर लिखना होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं।